हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज से जो हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट हो रहा है। दिखने में लगता है बहुत छोटा बेयर एक्ट है, 50 ग्राम का भी नहीं होगा। लेकिन जब हम इस चीज को देखते हैं, हम इस बेयर एक्ट को देखते हैं, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज दी गई है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, इसकी लैंग्वेज बहुत थोड़ी सी हार्ड है। लेकिन मैं आप लोगों को इसको क्या कराऊंगी, क्विकली और सॉफ्ट इजी टू ग्रैब आपको ऐसे लर्न करवा दूंगी। 7 to 8 डेज का मैं मैक्सिमम टाइम दूंगी। डेली 8:30 या 9:30, 8:30 नहीं, एग्जैक्ट 9:30 पे मैं क्या करूंगी, वीडियो पोस्ट कर दूंगी। आप लोगों को क्या करना है, पंक्चुअल बने रहना है। यदि आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। यदि इस चीज को आपको लर्न करना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को, तो डेली बेसिस पे मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी। डन। आ जाइए नॉर्मल स्पेसिफिक। लेकिन पहले से आप लोगों को जो जो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप इन चीजों को लर्न करना चाहते हैं, देखिए स्क्रीन पे आइए। स्पाइरल आपको चाहिए, एक स्पाइरल। आपको चाहिए होगा ब्लैक एंड ब्लू पेन। आप क्या कहेंगे कि मैम क्यों ब्लैक पेन, क्यों ब्लू पेन, हमारे पास तो एक सिंपल सा पेन ही है। ठीक है, ब्लू पेन से लिख लेंगे, हम ब्लैक से लिख लेंगे। जी नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स। क्योंकि आप लोग क्या बनाओगे, प्रेजेंटेशन इसलिए मैटर है, आप लोग बनाएंगे नोट्स। नोट्स में आप जो लोग, जो आपकी हाईलाइटेड है, जो आपका सेक्शन नंबर है, सेक्शंस है, उसको तो आप लिखेंगे ब्लैक पेन से। और जो बाकी का जो मटेरियल है सेक्शन के अंदर का, उसको आप लिखेंगे ब्लू पेन से। फिर लोगों को ये डाउट रहता है कि मैम ऐसा क्यों है। एग्जाम में तो सेम कभी कभी होता है कि सेम पेन से लिखना है। किसी किसी एग्जामिनेशन में, जुडिशरी के, स्टेट जुडिशरी के एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं करते हैं कि मैम ब्लैक से लिखें या ब्लू से लिखें। सिंपल एक ही सिंगल पेन अलाउ होता है। जी नहीं, क्योंकि ये आपको आपके नोटबुक में प्रेजेंटेशन के लिए, आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने इस चीज को हाईलाइट किया था। थर्ड नंबर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होगा बेयर एक्ट, बेयर एक्ट ऑफ एसआरए। ठीक है। और फोर्थ नंबर, व्हाट डू यू रिक्वायर, पंक्चुअलिटी। यदि आपको एसआरए लर्न करना है तो आपको पंक्चुअलिटी रहनी पड़ेगी। एग्जैक्ट आप 9:30 पे नोट्स पेयर एक्ट लेकर बैठ जाएंगे और स्पाइरल बुक लेकर बैठ जाएंगे, और मैं क्लास को 9:30 मतलब डेली एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी 9:30 पे। आपको क्या करना है, उसके बेस पे लर्न करना है। ठीक है। अब बात करते हैं किसी भी स्टेट में, मतलब हर चीज आपने पढ़ ली, सारा नोटबुक पढ़ लिया, सारे बेयर एक्ट लर्न कर लिए, सारे लोगों की सबकी मतलब बुक्स पढ़ ली है, लेकिन आपको क्या चीज याद रखनी है, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी स्टेट जुडिशरी के, किसी भी स्टेट जुडिशरी के क्या स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। प्री, मींस एंड इंटरव्यू। देखिए, मैं आपको क्या बता, इसलिए ये चीज बताना चाह रही हूँ क्योंकि लोगों के मन में क्या रहता है, डाउट रहता है कि मैम प्री की तैयारी करे या मींस की तैयारी करे या इंटरव्यू की तैयारी करे या तीनों की तैयारी साथ में करे। मैं कहूंगी कि तीनों की तैयारी आप क्या करेंगे, साथ में करेंगे। ठीक है। क्यों करेंगे, एक पर्सन है, उसने बहुत नॉलेज गेन कर ली। ठीक है। उसके प्री में आ गए 92 मार्क्स। कितने आ गए, 92 मार्क्स। अब वो बहुत थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, यार मैंने तो सारा कोर्स पढ़ा हुआ है, मैं सब लिख लूंगा, उसको बहुत सारी नॉलेज है। लेकिन यदि आपने मेरा पेज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा होगा तो मैंने कई बार बताया है कि नॉलेज जरूरी तो है, नेसेसरी, बट सफिशियंट नहीं है। आपको नॉलेज का क्या करना आना चाहिए, एग्जीक्यूशन। आपको नॉलेज का एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए कि हाँ, हम आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, आपको प्री के साथ में मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है कि भाई क्या होता है, इस पर्सन के 92 मार्क्स हैं, ये आराम से मतलब प्री क्लियर कर लिया। लेकिन जब ये मेंस लिखने बैठा तो ये 3 घंटे में, 3 आवर्स जो हमें मिलते हैं, उसमें अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है। क्या होता है, ठीक है, प्री तो इसने क्लियर कर लिया, इतनी मेहनत से प्री क्लियर करा, इसकी जो सारी मेहनत है वो क्या है, जीरो। कोई सेंस नहीं है यदि मेंस क्लियर नहीं किया तो। ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, डेली आप क्या करेंगे, आधा या 1 घंटा, जो आपके स्टेट जुडिशरी में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको लिखेंगे। एक डेली एक क्वेश्चन लिखेंगे फॉर मेंस प्रिपरेशन। देन अब आ जाते हैं इंटरव्यू वाले स्टेज पे। क्या होता है, एक पर्सन है, उसको बहुत लग रहा है कि यार बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है। क्या हुआ, वो इंटरव्यू में गया। यही पर्सन मान लीजिए जिसके 92 मार्क्स है, ये इंटरव्यू में गया। ये ऐसा इंट्रोवर्ट इज नॉट अ, मतलब रॉन्ग मीन में नहीं बोली, लेकिन ये ऐसा पर्सन है जिसने क्या करा, जो लोगों से बहुत बातें नहीं करता है, बहुत शांत रहता है। अब क्या हुआ, ये इंटरव्यू हॉल में गया, इससे क्वेश्चन पूछा गया, ये थोड़ा सक पका गया, ये आंसर नहीं दे पाया। आंसर नहीं दे पाया तो आप इसके क्या, प्री की भी मेहनत और मेंस की भी मेहनत क्या गई, जीरो। आगे कभी जब एग्जाम देगा तब जरूर काम में आ जाएगी, लेकिन
अभी के लिए जिसने इतनी मेहनत करी थी, प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, लेकिन वो क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि अब उसको दोबारा से प्री देना पड़ेगा फिर एग्ज़ाम। तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ-साथ करनी है, ठीक है? आपको लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, क्योंकि क्या होता है वो इंसान मतलब जो इंटरव्यूअर है वो कभी भी आपकी नॉलेज को चेक करेंगे, हल्का-फुल्का चेक करेंगे, लेकिन वो क्या चेक करेंगे? आपका कॉन्फिडेंस और आप मीन्स किस तरीके से आंसर दे रहे हो, आप अटक तो नहीं रहे हो बीच में, ठीक है? आप लोग सही तरीके से आंसर दे रहे हो कि वो चीज़ आपकी चेक करेंगे। देन मैं आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करते हैं हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझा दूँगी क्योंकि क्या होता है लोगों को बहुत डाउट रहता है कि मैम क्या होगा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या लिखा हुआ है? देखिए, मैं बताती हूँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सबसे पहले आपको क्या याद रखना है ये किस ईयर का है ये 1963 का है देन अब ऐसा तो नहीं है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो 1963 का इससे पहले कोई एक्ट नहीं आया हो 1877 में आपको दूसरी चीज क्या लर्न करनी है कि 1877 में आया था दूसरा आपको क्या याद रखना है कि कब प्रेसिडेंट ने इस पे सिग्नेचर किए थे वो जब हम नोट्स पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे कब ये फोर्स में आया था ठीक है फोर्स में ये जो आया था ये आया था 14वें साल मतलब 14th ईयर्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया कि जब इंडिया रिपब्लिक हुआ था मतलब 1950 में उसके 14 साल में आया था 1964 में आया था जो भी हम इसकी डेट भी चेक कर लेंगे फिर आप यदि आपको क्या करना है आपको एग्जाम्पल मैं आपको जो बता रही थी ना स्पेसिफिक रिलीफ आप लोग नोटबुक में भी अपनी जो रफ नोटबुक है उसमें अपना स्पेसिफिक रिलीफ कि यहाँ पर्सन को एक पर्सन ने क्या कर दिया एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की ड्यूटी को क्या कर दिया ब्रीच कर दिया किसी पर्सन ने कहा था कि मुझे ये काम करवाना है उसने ब्रीच कर दिया ठीक है तो ये जो पर्सन है ए पर्सन है और बी पर्सन ने ड्यूटी को ब्रीच कर दिया ए पर्सन गया है कोर्ट में कि सर मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए मुझे क्या नहीं चाहिए मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए मुझे तो इस पर्सन से ही काम करवाना है मतलब मुझे तो ये काम करवा दो और ठीक है और यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कोर्ट यदि सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है मैं अब तुझे कंपनसेशन नहीं दिला पा रहा मैं तुझे स्पेसिफिक रिलीफ दिला दूंगा लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ दिलाने के लिए क्या जरूरी है स्पेसिफिक रिलीफ दिलाने के लिए जरूरी है कोर्ट का सेटिस्फाई होना और आपको क्या याद रखा कि पर्सन को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए मुझे काम से मतलब है मुझे क्या मतलब है काम से मतलब है तो सिंपल से एग्जांपल है जहां पर्सन को क्या रिलीफ चाहिए उस पर्टिकुलर मुझे वो स्पेसिफिकली काम करवाना है और आपको देख के पता ही चल रहा होगा स्क्रीन पे कि ये जो अप्लाई होता है ये जो अप्लाई होता है वो सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग पे एसआरए के सिर्फ सिविल राइट से डील करता है किससे डील करता है सिविल राइट से ये भी लिख लीजिए आप सेकंड एसआरए सिर्फ पर्सन टू पर्सन अवेलेबल रहता है सिर्फ पर्सन को अवेलेबल रहेगा पूरे पब्लिक को अवेलेबल नहीं रहेगा किसी एक पर्सन जिसको चाहिए वही पर्सन जाएगा और बोलेगा कि सर मुझे रिलीफ चाहिए सही है ठीक है थर्ड बात में कि यदि ये पर्सन जा रहा है तो इसके क्लीन हैंड होने चाहिए मतलब इसके अंदर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए तो आप लोगों को आई होप ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है स्पेसिफिक रिलीफ है इस पे आते बात है देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्योंकि इसके अंदर कितने सेक्शन है 44 सेक्शन है कितने सेक्शन है 44 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है प्रिलिमिनरी ये सब हम नोटबुक में जब हम नोट्स में देखेंगे तब मैं वहां पे क्लियरली बता दूंगी प्रिलिमिनरी 1 से 4 सेक्शन रिलीफ्स ये है 5 से 35 जो थर्ड पार्ट है वो है प्रिवेंटिव रिलीफ ठीक है जिसमें इंजंक्शन वगैरह है आप लोग बेयरक लेके बैठोगे तो आपको समझ में आएगा ये आएगा 36 से 42 और जो रिपील हो गया है पार्ट रिपील हो गया है वो है 43 से 44 देन इतना सब चीज यदि आपको समझ में आ जाएगी तो आपको क्या है आपको स्पेसिफिक रिलीफ का क्या समझ में आ गया बेस समझ में आ गया ठीक है अब हम जाते हैं अपने बेयरक पे देखिए ये सब चीजें आपको दिख ही रही होगी क्या लिखा हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ के ये सारी इंडेक्स है आप लोग देख लेना इंडेक्स है पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैं आपको बताई फिर पार्ट 3 है आपको बता दिया पार्ट 3 किससे डील करता है प्रिवेंटिव रिलीफ से प्रिवेंटिव रिलीफ में क्या आता है इंजंक्शन और पार्ट 4 जो पार्ट 4 है उसको ऑफ कोर्स क्या कर दिया गया रिपील कर दिया गया अब जो सारी बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें हम देख लेते हैं एक बार देखिए स्पेसिफिक रिलीफ
1963 का है। कंसेंट कब दी थी प्रेसिडेंट ने? आपको क्या याद रखना है कि प्रेसिडेंट ने कंसेंट कब दी थी? 1963 मतलब 13 दिसंबर 1963 को दी थी प्रेसिडेंट ने कंसेंट। ये फोर्स में कब आया था? ये फोर्स में आया था 1 मार्च 1964 को। 1 मार्च 1964 को फोर्स में आया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये डेट इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखनी है ये डेट। ठीक है? और एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963 है। इससे पहले 1877 था। रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2018 में, 1 अक्टूबर 2018 को रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है। और इसके अंदर जो टोटल सेक्शन है वो सेक्शन दे रखे हैं 44। कितने दे रखे? 44, जिसके अंदर से 2 रिपील हो चुके हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बार अपन आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे याद करने के मकसद से। ठीक है, याद करते हैं क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ी। क्या पढ़ा अभी हमने? 1877 में। पुराना जो था वो 1877 से डील करता है। जो ये 1963 है एसआरए, जिससे जो हम अभी पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर दिया था कंसेंट दिसंबर 1963 को और 1 मार्च 1964 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1963 को प्रेसिडेंट ने कंसेंट दी और 1 मार्च 1964 को ये फोर्स में आया। कितने सेक्शन है? 44, जिसमें से 2 रिपील हो चुके हैं। ये बार-बार याद दिलाने का क्या मकसद है आप मेरे को, क्योंकि आप एक बार चीज़ों को पढ़ लोगे, रिवीजन के बिना हर चीज़ ज़ीरो है। आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। ठीक है? आ जाइए, और मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब आते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक, क्या विशेषताएँ हैं? स्पेसिफिक रिलीफ की क्या विशेषताएँ हैं? जो-जो चीज़ें मैंने बताई है, वो सारी चीज़ें आपको विशेषताओं में दिख जाएगी। आ जाइए स्क्रीन पे, देखिए। क्या लिखा है? एज द नेम स्पेसिफाइड, क्या लिखा है? एज द नेम स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट एन्यूमरेट्स व्हेन अ पर्सन हैज विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रॉमिस। एक पर्सन ने क्या कर लिया कि मैं ये प्रॉमिस को क्या नहीं करूंगा, मैं इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करूंगा। तो जो दूसरा पर्सन है, अग्रीड पर्सन है, वो कोर्ट में जाकर क्या बोलेगा कि मुझे स्पेसिफिक रिलीफ दिलाओ। क्या बोलेगा? मुझे स्पेसिफिक रिलीफ दिलाओ। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इस पर्सन को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, इस पर्सन को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, इस पर्सन को क्या चाहिए? सिर्फ रिलीफ चाहिए। और कोर्ट कब रिलीफ देगा? जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर इस एक्ट का क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है रेट्रोस्पेक्टिव, क्या होता है प्रोस्पेक्टिव। देखिए, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रो, आप लोगों को पता है, ओल्ड एज, ये मतलब पहले से, कि पहले से इफेक्ट, इस एक्ट के आने से ही पहले से इसका इफेक्ट लगे। और प्रोस्पेक्टिव, इस एक्ट के बाद। तो ये जो एसआरए है, इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है। क्या है इसका इफेक्ट? रेट्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, देखिए फिर क्या लिखा कि दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। आप जब एसआरए का प्रियम्बल देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? बेरेक में देखिए प्रियम्बल, इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। क्या लिखा हुआ है? सर्टेन काइंड, मतलब सिर्फ कोई पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ही प्रोवाइड कराता है, एग्जॉस्टिव रिलीफ प्रोवाइड नहीं कराता ये। तो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ, इट इज मेंशन्ड इन प्रियम्बल एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। फिर ये जो लॉ है वो इक्विटी एंड जस्टिस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? इक्विटी एंड जस्टिस पे। फिर मैंने आपको क्या बोला? एसआरए, देखिए एसआरए क्या है? एसआरए हमेशा सपोर्ट का काम करता है, समझिएगा। एसआरए हमेशा क्या करता है? सपोर्ट का काम करता है। आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं बताती हूँ क्यों ये सपोर्ट का काम करता है। कि एसआरए में कहीं भी आप यदि देखेंगे तो एसआरए में कहीं पे भी, एसआरए में कहीं पे भी कोई भी ऑफेंस या कोई भी ऐसा रॉन्ग का बात नहीं की गई है। ठीक है, ऑफेंस की तो बात ही नहीं होती एसआरए में कहीं भी। ऐसे कोई कॉज ऑफ एक्शन की बात नहीं हुई है कि कई यार कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। एसआरए हमेशा दूसरे एक्ट के दूसरे एक्ट के कॉज ऑफ एक्शन के लिए रिलीफ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जांपल क्यों दे रही हूँ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मान लीजिए कोई एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट को किसी ने ब्रेक किया, अब कोर्ट में पर्सन आ रहा है, मुझे स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए ना। तो एसआरए क्या प्रोवाइड कराता है? एसआरए खुद के एक्ट के कॉज ऑफ एक्शन के लिए आपको रिलीफ नहीं दे रहा, इंस्टेड ऑफ आपको दूसरे एक्ट के कॉज ऑफ एक्शन के लिए क्या दे रहा है? रिलीफ दे रहा है। पढ़ लीजिए,
SRE does not provide relief for cause of action arise in this act, but relief for cause of action arise in another act. For example, Indian Contract Act. क्या लिखा हुआ है? For example, Indian Contract Act. और इनिशियली मैंने आपको बता दिया था, ये सिर्फ पर्सन टू पर्सन रिलीफ प्रोवाइड कराता है। मतलब किसी पर्सन ने यदि रिलीफ मांगा है तो केवल उसी पर्सन को रिलीफ प्रोवाइड कराएगा, ना कि सब लोगों को। और जिस पर्सन को, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जिस पर्सन को इक्विटी चाहिए उसे खुद को इक्विटी करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने पूछा कि तू आ तो गया रिलीफ लेने के लिए, भाई आप आ तो गए हो रिलीफ लेने के लिए, लेकिन क्या आपने उसको जितने पैसे देने थे वो पैसे दे दिए क्या? वो बोलेगा नहीं। कोर्ट बोलेगा भाई मैं तुझे रिलीफ कैसे दूं, मैं आपको रिलीफ कैसे दूं, आप पहले इक्विटी तो करो, उसको पैसे चाहिए तो पैसे दो। फिर क्या लिखा हुआ कि अ पर्सन सीक्स इक्विटी, सेम टू सेम बात है कि एक पर्सन जिसे इक्विटी चाहिए मस्ट नीड टू कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड। उसको कोर्ट कैसे आना है? क्लीन हैंड के साथ आना है। ठीक है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ओनली फॉर एनफोर्सिंग सिविल राइट्स, की क्या क्या किस चीज को इन्फोर्स करता है? सिर्फ सिविल राइट्स को। तो पीनल लॉस पे ये अप्लाई नहीं होता है। ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसआरए के, आप लोगों को याद रहने चाहिए, क्योंकि ये इस बेस पे पूरा एसआरए जो है, पूरा एसआरए इन 10 चीजों पे, इन 10 पॉइंट्स पे क्या है? बेस्ड है। क्या है एसआरए? इन 10 पॉइंट पे बेस्ड है। वापस बोलती हूँ, आप लोग वैसे भी सिंपल सिंपल ना बोल दूंगी कि एक पर्सन अग्रीव है, वो आकर बोलेगा स्पेसिफिक रिलीफ दो, उसे कंपनसेशन नहीं चाहिए, उसे रिलीफ चाहिए। कोर्ट सिर्फ रिलीफ तब देगा जब वो सेटिस्फाइड है। इसका क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। और प्रियम्बल में ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल में लिखा है कि किससे डील करता है? सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है बेस्ड अपॉन इक्विटी एंड जस्टिस। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्यों है? क्योंकि ये खुद के कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हो रहे हैं ना, उससे डील नहीं करता, बल्कि दूसरे एक्ट के कॉज ऑफ एक्शन राइट से डील करता है। और रिलीफ प्रोवाइड कराता है पर्सोनम, ना कि रेम। और बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल, अ पर्सन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। और कोर्ट में वो कैसे आएगा? क्लीन हैंड के साथ आएगा, तभी कोर्ट क्या प्रोवाइड कराएगा? उसको स्पेसिफिक रिलीफ। और ये सिर्फ एनफोर्सिंग सिविल राइट्स की, क्या क्या एनफोर्स करता है? सिविल राइट्स, ना कि पीनल लॉ। ठीक है। आगे आते हैं, प्रियम्बल एक बार पढ़ लेते हैं। एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। मैंने आपको बताई दिया सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ लिखा हुआ है। फिर कब ये अप्लाई हुआ था? एनेक्ट कब किया था पार्लियामेंट द्वारा? इन द 14th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। ठीक है, जो भी अब आगे पढ़ेंगे एज फॉलोज। आपको मैंने बता ही दिया, सारे 4 पार्ट्स में डिवाइड है। प्रिलिमिनरी, स्पेसिफिक रिलीफ, 36 से 42 है प्रिवेंटिव रिलीफ, एंड 4th नंबर पे है रिपील, जो 4th नंबर पे रिपील हो चुका है। और 5 से 35 में वेरियस, कि किस किस तरीके से पर्सन क्या कर सकता है? रिलीफ ले सकता है। किस किस, भाई कैसे रिकवरी करेगा, कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराएगा, कैसे रेक्टिफिकेशन कराएगा किसी इंस्ट्रूमेंट का, कैसे रिसेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट का, कैसे कैंसिलेशन का इफेक्ट क्या होगा, और डिक्लेरेटरी डिक्री। ठीक है। और प्रिवेंटिव रिलीफ आप देख ही लेंगे, इंजंक्शन जनरली और परपेचुअल इंजंक्शन। फिर आते हैं, क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट करते हैं। हमने इतना पढ़ ही लिया है तो स्टार्ट करते थे। पार्ट 1, प्रिलिमिनरी। क्या लिखा? हर एक्ट का पार्ट 1 क्या होता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम देख लेंगे बाद में कभी जब पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड स्पेसिफिक रिलीफ है। ये एक्ट क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रिलीफ है। और ये संपूर्ण भारत पे, होल ऑफ इंडिया पे इसकी एक्सटेंड है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं था, लेकिन जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू क्या हुआ? इसका भी एक्सटेंड जम्मू कश्मीर पे पहुंच गया। सेक्शन 2 क्या बोला? आ जाइए, पहले समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, ऑब्लिगेशन। जनरल मीनिंग आप लोगों को जनरल मीनिंग पता ही होगा। ऑब्लिगेशन, यार मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ काम करना है। देखिए, ऑब्लिगेशन, एवरी ड्यूटी विच इज enforceable बाय लॉ। तो यहाँ पे कहीं पे ये तो नहीं लिखा कि ऐसी ड्यूटी जो एग्रीमेंट के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज हो। ठीक है। तो यहाँ पे कभी नहीं लिखा। तो ये ऐसी ड्यूटी हो सकती है जो किसी भी तरीके से, मतलब अदर मैनर में अराइज हो सकती है, या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी अराइज हो सकती है। लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉर्ट। टॉर्ट की ड्यूटी कभी भी एग्रीमेंट से अराइज नहीं होती है, लेकिन तब भी क्या है? वो ऑब्लिगेशन है। आ जाइए, स्क्रीन पे आते हैं। ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड इट इज नॉट, देखो फिर मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑब्लिगेशन कुड अराइज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ओनली। ठीक है, योगी आई होप। आते हैं सेटलमेंट की डेफिनेशन।
पहले मैं आपको कैसे बता देती हूँ, पहले मैं आपको जनरल वे में सेटलमेंट की डेफिनेशन बताती हूँ। देखिए, पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि सेटलमेंट, कि भाई जिसको जो चीज मिलनी थी, जिसको कोई चीज मिलनी थी वो उस पर्सन को मिल चुकी है। सेटलमेंट क्या हुआ कि एक पर्सन को, मतलब ए को बी को क्या करना है, कोई प्रॉपर्टी देनी है। फॉर एग्जाम्पल ए को बी को क्या देनी है, कोई प्रॉपर्टी देनी है, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है। अब ये हाथ से तो नहीं पकड़ा देगा, वो क्या करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। वो बोलेगा बी को कि यार जो तेरे सक्सेसिव इंटरेस्ट है ना, मेरे जो सक्सेसिव इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं तुझे क्या कर रहा हूं, या तो डिस्पोज कर रहा हूं, या तो मैं तुझे दे रहा हूं, या मैं एग्री कर रहा हूं कि मैं तुझे दे दूंगा। एग्री टू डिस्पोज। सेम टू सेम बात कहाँ लिखी हुई है, सेम टू सेम बात लिखी हुई है बेरेक में। स्क्रीन पे आते हैं, बेरेक देखिए क्या लिखा हुआ, एन इंस्ट्रूमेंट, कि एक पर्सन ने क्या करा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, लेकिन आपको क्या याद रखना है, जो विल और कोडिसिल नहीं है, वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, की सक्सेसिव इंटरेस्ट का डिवोल्यूशन इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ और एग्री टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन देख लेना, मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन बताई कि सक्सेसिव इंटरेस्ट क्या होता है, कि किसी के बेनिफिट के लिए हमने इंटरेस्ट ट्रांसफर किया। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे राइट लाइबिलिटी क्या की जाती है, दी जाती है, ट्रांसफर की जाती है। डेस्टिनेशन मतलब ट्रांसफर पावर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड डेफिनेशन पे। थर्ड डेफिनेशन जो दे रखी है वो दे रखी है ट्रस्ट की डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट का वही मतलब है जो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में क्या कर रखा है, दे रखा है। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस इंडियन ट्रस्ट एक्ट में दे रखा है। डायरेक्ट आपके हाथ में होना चाहिए इन चीजों को लर्न करने के लिए। आज हम पूरी डेफिनेशन क्लॉज को कंप्लीट कर लेंगे। 7 आ जाइए, नेक्स्ट पेज क्या बोलता है, ट्रस्टी इंक्लूड्स, ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। आपने कहीं सुना होगा चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, स्कूल बनाने के लिए ट्रस्ट दी गई है। और क्या लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉम्प्लीमेंट देता है ना, तो जो वर्ड्स यहाँ यूज नहीं किए गए हैं और हमको उनकी डेफिनेशन को चाहिए, हमें उसकी डेफिनेशन चाहिए, तो हम किससे लेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 जल्दी से पढ़ लीजिए, बेरेक में देख लीजिए आप सेक्शन 2। सबसे पहली डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी, सबसे पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ऑब्लिगेशन की। सेकंड नंबर पे हमने डेफिनेशन पढ़ी सेटलमेंट की, बेरेक देखते जाइए। थर्ड नंबर पे हमने डेफिनेशन पढ़ी ट्रस्टी की, ट्रस्ट की। फोर्थ नंबर पे पढ़ी ट्रस्टी की। और ऐसे शब्द जिनका यूज यहाँ नहीं किया गया, जिनका यहाँ से मतलब हमें मतलब नहीं पता है, वो हम कहाँ से लेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे। सेक्शन 3, सेक्शन 3 देखने के लिए वापस आपको स्क्रीन पे आना पड़ेगा। देखो, मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कि मतलब जब पर्सन को कहीं से कुछ आशा नहीं मिल रही तो स्पेसिफिक रिलीफ में आ जाएगा। तो ये एक्ट किसी भी एक्ट को क्या नहीं कर रहा है, लिमिट नहीं कर रहा है। पर्सन को, अदर पर्सन को किसी अदर एक्ट से रिलीफ चाहिए तो ले लो, इस एक्ट ने क्या नहीं करा, लिमिट नहीं करा। और एक चीज मैं आपको बताती, कोई डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड है। कैसे रिक्वायर्ड है, कि उसको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो अब एसआरए में पर्सन आ रहा है एक एग्रीमेंट को लेके जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो कोर्ट क्या बोलेगी कि भाई पहले इसका रजिस्ट्रेशन तो करा, इसका रजिस्ट्रेशन करा, यही तो बोलेगी कोर्ट। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं गया, तू स्पेसिफिक रिलीफ में आ गया तो तुझे इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये की यही बात सेक्शन 3 बोलता है। सेविंग्स बोलता है, सेविंग्स आपको पता ही चल, सेविंग्स का मतलब होता है यहाँ जहां ये चीज, जहां ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। क्या लिखा, savings except as otherwise provides herein, nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than specific performance। कि भाई आपको कहीं और चाहिए रिलीफ तो आप जाकर वहां ले सकते हो, स्पेसिफिक रिलीफ आपको रोक नहीं रहा है। फिर क्या लिखा, कि टू ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, मैंने आपको बता ही दिया कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या है, जरूरी है तो कराओ ना रजिस्ट्रेशन। बुलेट पॉइंट में सेम बात, एसआर इज एन एडिशनल रिलीफ ओनली। और एज रेफर्ड इन क्लॉज बी, वेयर रजिस्ट्रेशन नेसेसरी अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, देयर रजिस्ट्रेशन नेसेसरी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। फिर सेक्शन 4 पे आ जाइए। सेक्शन 4 हम सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या एनफोर्स करता है, इंडिविजुअल सिविल राइट्स। क्या एनफोर्स करता है, इंडिविजुअल सिविल राइट, ना कि नॉट फॉर द मेयर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग आ पीनल लॉ। ये पीनल लॉ को क्या नहीं करता, एनफोर्स नहीं करता है। ठीक है, आप लोगों को चीजें समझ में आई गई होगी आई होप। फिर भी जो हमने पढ़ा है, हम लोगों ने 4 सेक्शन पढ़ लिए। सेक्शन नंबर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशन पढ़ी जिसमें 5 डेफिनेशन थी। ऑब्लिगेशन,
सेटलमेंट, ट्रस्ट, ट्रस्टी और ऐसे शब्द जो यहां नहीं दिए गए हैं। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ी सेविंग्स और फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा एनफोर्सिंग सिविल राइट, इंडिविजुअल सिविल राइट। ठीक है, 4 सेक्शन पढ़ लिए हैं, आप लोग इतना ही नोट्स बना लें, फिर हम लोग कल पढ़ लेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग इनोवेटिव जुडिशरी।